मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? प्रवीण, अंजलि, अर्पण, रोहित, सिपेंद्रा, दीपक, दिव्यांशु, विपिन, रोहित, संतोष, सन्नी, मलाइका। अरे वाह भाई, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरा स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए पढ़ते हैं आगे। जी जी, आप वेस्ट बंगाल से, आपका स्वागत है। तो आइए मेरे दोस्तों, बिना किसी इधर उधर की बात, सीधा करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे दोस्तों, टाइप ई की बात कर रहे हैं। टाइप ई की क्या कहानी है, ध्यान से देखिए। टाइप ई में एक खास चीज होगी, और वो ये, एक शब्द आपने सुना होगा, कंपैरिजन। एक शब्द आपने मेरे प्यारे बच्चों सुना होगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन को हिंदी में कहते हैं तुलना। क्या कहते हैं? तुलना। एक कंपेयर शब्द से बना हुआ है। कंपेयर को बोलते हैं तुलना करना। मेरे दोस्तों, कंपैरिजन आप तीन चीजों के थ्रू बेसिकली करते हैं। सबसे पहला है परसेंटेज, प्रतिशत के थ्रू। दूसरा आप कंपैरिजन करते हैं रेशियो के थ्रू। और तीसरा आप कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शन के थ्रू। अगर और ध्यान से देखें तो तीनों का मतलब एक ही है, प्रतिशत, अनुपात और भिन्न। एक शब्द यहां बड़े ध्यान से देखिएगा, और ये टाइप जो है ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, इसलिए ध्यान से इस बात को सुनिएगा। कंपेयर, कंपैरिजन करते वक्त हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। लेने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे ये क्या राम कहानी लिखवाई, इस बात का अर्थ तो समझाओ। तो आ जाओ मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मेरी उम्र और आपकी उम्र में तुलना करके बताओ, मेरी एज और आपकी एज में कंपैरिजन करके बताओ, तो आप कहेंगे कि सर ना तो मुझे आपकी उम्र बताने की जरूरत है, ना मुझे अपनी उम्र बताने की जरूरत है। मैं वैसे ही कह दूंगा कि आप 2 साल के हो तो सर हम 3 साल के हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी और आपकी उम्र का यहां पे कंपैरिजन हो गया, तुलना होगी। जबकि सच बात यह कि ना तो मैंने रियल एज अपनी बताई, ना रियल एज आपकी बताई, और सिर्फ इस बात के आधार पे मैंने दुनिया को बता दिया कि मैं छोटा हूं और तुम बड़े हो। ठीक है भाई? अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि यार मैं तुमसे 50% तेज भाग सकता हूं, मैं तुमसे 50% तेज भाग सकता हूं, 50% तेज भागता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जितनी देर में 100 मीटर भागेंगे उतनी देर में मैं 150 मीटर भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मैं हूं। हाँ है ना? तो मेरे दोस्तों, यहां मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपकी स्पीड क्या है और मेरी स्पीड क्या है, मैंने नहीं बताया। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने आपको ये बता दिया कि भैया मैं आपसे 50% तेज हूं। यानी आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों के बीच में। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? फिर से अपनी बात समझाता हूं कि परसेंटेज, जैसे मैंने कहा कि यार मैं आपसे 10% कम कमाता हूं, मैं आपसे 10% कम कमाता हूं, इसका मतलब आप 100 कमाते हैं तो मैं 90 कमाता हूं, आप 10 कमाते हैं तो मैं 9 कमाता हूं, आप 100 करोड़ कमाते हो तो मैं 90 करोड़ कमाता हूं, आप 100 अरब कमाते हो तो मैं 90 अरब कमाता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी यहां पे ना तो मैंने आपकी इनकम बताई एक्चुअल, ना मैंने अपनी एक्चुअल इनकम बताई, लेकिन मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया। ऐसे ही मेरे बच्चे, एक होता है फ्रैक्शन जिसे हम भिन्न कहते हैं, भिन्न भी तुलना बताता है। मैं कहूं कि यार मैं आपका 2/3 स्पीड से भाग सकता हूं, मैं आपकी 2/3 स्पीड से भाग सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी स्पीड 3 है तो मेरी स्पीड 2 होगी, आपकी स्पीड 3 तो मेरी स्पीड 2। मेरे दोस्तों, 2/3 स्पीड से भागना मतलब आपकी 3 तो मेरी स्पीड 2। तो आपने एक चीज नोटिस की कि इन तीनों ही शब्दों से हम कंपैरिजन बताते हैं, तुलना निकाल के बताते हैं। और तुलना जब जब हमें निकालनी होती है तो वहां पे हमें किसी रियल वैल्यू की बताने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें एक्चुअल में ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी उम्र कितने साल और आपकी उम्र कितने साल है, बस रेशियो के थ्रू ही मैं उस बात को डिफाइन कर दूं।
तो मेरे दोस्तों आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कंपैरिजन पे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और इस बात को समझिएगा कि जब भी हमें कंपैरिजन फाइनल में निकालना हो तो हमें कोई रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। और इस रियल का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू लेने की भी जरूरत नहीं है। रियल को ही आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट को हिंदी में बोलेंगे स्थिर कोई मान। और अच्छे से समझो तो कोई फिक्स वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। कैसे, सवाल के थ्रू समझाता हूं। जैसे सवाल में कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, किसी सर्कल की रेडियस 25% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, लेट्स से ये कोई सर्कल है, अब मैंने इसकी रेडियस बढ़ा दी और ये इतना ही बड़ा सर्कल हो गया, तो कहता है इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो भाई 25% बढ़ा दी गई तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर पहले वाले की रेडियस 4 थी तो इसकी रेडियस 1 बढ़ गई, 25% मतलब 4 का 25% 1 बढ़ गई, तो अब रेडियस कितनी हो गई, 5। तो मैं पूछ रहा हूं कि इसके एरिया में क्या चेंज होगा। तो आप कहेंगे देखो सर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कैपिटल आर हो गई तो मान लो पाई आर स्क्वायर, ये मान लो स्मॉल आर थी, ये बढ़ाने के बाद कैपिटल आर हो गई, तो यही तो एरिया होगा। हाँ जी, जरा चेक करते हैं आओ। भाई आर की वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग 16 पाई, पाई तो गुना था। भाई आर की वैल्यू यहां 5 है तो 5 का वर्ग 25 पाई। बिल्कुल ठीक है। अब सर एक मोटी बात समझना, क्या कि जब हम तुलना कर रहे हैं ना तो हमें इस पाई की जरूरत है ही नहीं। अगर आप इसे नहीं भी काटेंगे तो आप यही तो कहेंगे कि भाई 16 पाई से 25 पाई हो गया तो 9 पाई बढ़ गया। तो यानी सर 9 पाई इंक्रीज हो गया है किस पे, 16 पाई पे। तो कितना परसेंटेज, तो पाई से पाई गया। 1/16 कितना होता है सर, 6 सही 1/4%। तो 9/16 क्या होगा, 9×6 = 54, तो ये हुआ। और सर 9/4 ये हो गया, तो यह 2 सही 1/4। तो 54 और 2 56 सही 1/4%। यानी कुल मिला के 56 सही 1/4% इंक्रीज हो गया। अब मैं कहना क्या चाहता हूं उस बात पे फोकस करिए। मैं आपको मेरे दोस्त कहना ये चाह रहा हूं कि सच मायने में हमें इसकी जरूरत थी ही नहीं। ये तो फिक्स है भाई। सर्कल छोटा है तब भी पाई की वैल्यू 22/7 ही लिया आपने, बड़ा लोगे तब भी पाई की वैल्यू 22/7 है। यानी ये तो फिक्स है हर एक केस में। और मैं यही कह रहा हूं कि अगर सवाल के आखिर में परसेंटेज पूछा है, फ्रैक्शन पूछी है, रेशियो पूछा है, यानी कंपैरिजन पूछा है, तो वहां आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, उसके बिना भी आपका आंसर निकलेगा। तो अगर आप मेरे बच्चे हैं तो आपको सिंपल ये लिखना था कि भाई सर्कल का एरिया आर स्क्वायर होता है। कब, जब हमें कंपैरिजन निकालना हो। तो अगर सर्कल का एरिया आर स्क्वायर होता है तो 4 का वर्ग 16 और अब रेडियस 5 होगी तो 5 का वर्ग 25, तो इंक्रीज हो गया 9, 9 का इंक्रीज 16 पे, तो कितना आंसर। क्लियर है, 2-3 सवालों के थ्रू समझ आएगा। कहता है जी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 37.5% बढ़ गई, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ गई। तो मेरे बच्चों ये बताओ, लेंथ 37.5% बढ़ी तो 37.5% की फ्रैक्शन क्या होगी। आप कहेंगे सर 3/8। देखिए आप बहुत बड़े ढक्कन है अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो फ्रैक्शन को। मतलब अगर लेंथ पहले 8 थी तो अब 37.5% यानी 3 बढ़ गई। पहले पहले और अब, पहले 8 थी तो अब हो गई 3। अगर ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ के बारे में कह रहा है 20% घट गई, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 का 20% 1 घट गई। तो ब्रेड्थ पहले 5 यूनिट थी तो अब 1 घट के कितनी हो गई, 4। तो कह रहा है जी एरिया बताओ। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो भैया लेंथ को ब्रेड्थ से गुना करोगे 8×5 = 40, और यहां 3 को 4 से गुना करोगे 12। इसका मतलब मेरे दोस्तों यही है ना भाई, सॉरी ये माफ करना माफ करना माफ करना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। ये 3 बढ़ी थी मेरे बच्चे, उसने कहा था कि लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, मतलब 8 में 3 बढ़ा दोगे तो 11 हो जाएगी। मैं माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी। और 20% मेरे प्यारे बच्चों घटाने की बात कर रहा है, तो हमने 5 का 20% 1 घटा दिया,
तो पहले एरिया था 40, अब एरिया हो गया 11 चौक 44। तो भैया एरिया में क्या चेंज हुआ? तो सर 4 बढ़ गया एरिया। कितने पे सर? 40 पे। तो 100 पे कितना? काट पीट यहीं करने की कोशिश करो। 4 एकम 4, 4 ढाई 40, 1/10, 1/10 होता है 10%। ये मेरा आंसर। कहता है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ जाती है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 2/5। मेरे बच्चे 20% की 1/5, तो 40% 2/5। यानी अगर स्क्वायर की जो साइड है, अगर मैं उसकी लेंथ s मान लूं, तो पहले अगर साइड की लेंथ 5 थी, तो अब कहता है 40% बढ़ गई, 2 बढ़ के कितनी हो गई? 7। तो पहले जो 5 थी, अब कितनी होगी मेरे बच्चे? 7। पहले 5 थी तो अब हो गई मेरे प्यारे बच्चों 7। अगर किसी स्क्वायर की साइड 40% बढ़ गई, मतलब 5 से 7 हो गई, तो कहता है इसके एरिया में क्या चेंज होगा? तो एरिया क्या होता है मेरे बच्चों? साइड का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है। तो 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। यानी पहले जो एरिया 25 था वो 49 हो गया। कितना बढ़ा भाई? 24। तो 24 का इंक्रीज 25 पे, तो 100 पे कितना? 25 चौक 100, 24 चौक 96। आंसर आएगा मेरे बच्चे 96%। कितने बच्चे समझिए? बहुत बढ़िया, शानदार। किसी लंबवर्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। देखो मेरे बच्चे, हमें ये समझना होगा कि बेस रेडियस 40% बढ़ा दें तो 40% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी? 2/5। 20% 1/5, 40% 2/5। यानी बेस की रेडियस मेरे बच्चों 5 थी, तो 2 बढ़ के अब हो गई 7। और कहता है कि इसकी हाइट 37.5% घटा दें, तो 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। यानी हाइट अगर इसकी 8 थी, तो मेरे बच्चे 3 घट के कितनी हो गई? 5। हाँ जी। तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? तो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? पाई आर स्क्वायर एच। जिन बच्चों को नहीं पता वो अभी छोड़ दो, इस फार्मूले को लिख लेना। जिनको पता है वो तो खुश हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने आपको ये बात समझाई कि जब भी आप कंपैरिजन निकाल रहे हैं, तो जो चीज कांस्टेंट रहती है, हर एक बार फिक्स रहती है, उसको हटा दो। तो पाई हटा दिया, तो आर स्क्वायर एच करेंगे तो आर की वैल्यू 5 का और 25 और एच की वैल्यू 8। 25 8 है 200। आर की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू 5, तो 7 का वर्ग 49 और एच की वैल्यू 5। क्योंकि भाई मुझे तो आर स्क्वेयर इंटू एच करना है, तो 7 का वर्ग 49 गुना 5 करना है, तो यह आएगा 245। आपने कहा जी ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मेरे बच्चे बताओ वॉल्यूम कितना बढ़ गया? तो सर 45 बढ़ गया वॉल्यूम। तो 45 बढ़ गया है मेरे भाई किस पे? 200 पे। तो 100 पे कितना भाई? 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटा 22.5। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 22.5%। दैट इज इन ऑप्शन ए। हजार जी रहे हैं, आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल करना शुरू करते हैं। पांचवा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर डिक्रीज एंड इंक्रीज बाई दिस परसेंट। तो भैया 5% का फ्रैक्शन कितना हुआ रे? ए लल्ला 1/20। तो इसका मतलब क्यूबॉइड की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों, वो 20 से 19 हो गई। ब्रेड्थ भी कह रहा है 5% घट गई, तो 20 से 19 हो गई। लेकिन कह रहा भैया जी उसकी जो हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ तो डिक्रीज हुई, माइनस माइनस, और हाइट बढ़ी 20%। तो भैया 20% का फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/5। यानी अगर हाइट मेरे प्यारे बच्चों 5 थी, तो अब एक बढ़ के कितनी हो गई? 6। कह रहा वॉल्यूम में बताइए क्या चेंज होगा? तो ये बात अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखो यार, 20 गुना 20 करोगे 400, 400 गुना 5 करोगे 2000।
तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आएगी 2000। हाँ जी, इन्हीं को मैं दूसरे तरीकों से भी एक्सप्लेन करूंगा बट ऑन लेटर टाइम। अब आ जाइए यहाँ, 19 को 19 से गुना करेंगे 361, 361 को 6 से करेंगे, 6 एकम 6, 6 छिंग 36 और 6 ती 18 और 3 21, 2166। हाँ जी, अब भैया कितना बढ़ गया है? तो 166 बढ़ गया है वॉल्यूम। कितने पे भैया? 2000 पे। तो 166 का इंक्रीज है 2000 पे, तो 100 पे कितना? नजर जा रहे हो 83/10 आया, 2 से काटा तो, यानी आंसर आया 8.3%। 8.3% मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। 8.3% मेरा सही उत्तर है। सर वाई नॉट क्लास ओपन इन आईफोन? ललित बघेल भाई, आईफोन में भी क्लास ओपन होती, क्या बात कर दी? देखिए मेरे दोस्त, दो वैल्यूज है एक्स और वाई, और कह रहा है दोनों को 20-20% कम कर दिया, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, और ध्यान रखना कम किया है। एक्स की वैल्यू 5 से एक घट के कितनी हो गई? 4। और वाई की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 5 से एक घट के कितनी हो गई? 4। तो सवाल में कह रहा है कि एक्स इंटू वाई स्क्र, एक्स इंटू वाई स्क्र, इसकी कहानियां सेट करो। एक्स इंटू वाई स्क्र, ध्यान देना। तो एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे और वाई की वैल्यू 5 का वर्ग 25, 25 पांजे 125, यानी पहले जो रिजल्ट 125 था अब कितना हो गया? एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 4 का वर्ग 16, 16 चौको 64। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मतलब पहले जो वैल्यू 125 थी अब 64 हो गई, कितने की कमी हो गई? 61 की। 61 की कमी 125 पे, तो 100 पे कितनी? 25 चौक 100, 25 पांजे 125। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 12 60 और 5 दूनी 10, 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48.8%। दैट इज इन ऑप्शन सी। नजर आ रहा है धीरे ही धीरे। मेरे प्यारे बच्चों आइए, सवाल में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, उसमें से 4/9 भाग पुरुष है। ध्यान देना, 4/9 ऑफ देम, देम का मतलब टोटल पॉपुलेशन का 4/9 भाग पुरुष है। 4/9 लोग पुरुष है कुल जनसंख्या का, बाकी महिलाएं हैं। कहता 50% मेल आर मैरिड, 50% पुरुषों ने ब्याह कर रखा है, मतलब शादी हो रखी है। अब सवाल पे कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपसे चाह रहा है, आइए बात करते हैं। मेरे बच्चों सबसे पहला काम ये देखा करो कि हमसे पूछा क्या है। अगर हमसे परसेंटेज पूछा हुआ है, फ्रैक्शन पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ है, तो इसका मतलब कंपैरिजन पूछा हुआ है। और कंपैरिजन जब जब पूछा हो, देर इज नो नीड ऑफ रियल, रियल वैल्यू की जरूरत नहीं, फिक्स वैल्यू की जरूरत नहीं, कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं, इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं होती आपको। सो यू कैन जस्ट सिंपली इग्नोर देम। ओके, आओ जी, नजर आ रही है। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल, मतलब कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है। तो कुल जनसंख्या का 4/9 भाग, मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन 9 है, कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन अगर ये 9 है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कुल जनसंख्या 9 है, अगर मेरे प्यारे बच्चों कुल जनसंख्या 9 है, कुल जनसंख्या 9 है, मेरे दोस्तों ध्यान देना, अगर कुल जनसंख्या 9 है तो कह रहा है उसमें 4 भाग पुरुष है।
4 आर मेल, यानी अगर मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें तो 4 पुरुष हैं, यानी 9 लोगों में से 4 पुरुष हैं। तो महिलाओं की संख्या तो ज्यादा है भैया। तो 9 में से 4 घटाया 5, क्या हो गई? फीमेल। अगर 9 लोग हैं तो उसमें से 4 मेल हैं, बाकी 5 फीमेल है। ठीक है जी। अब अगली लाइन में कह रहा है कि भैया इसमें कुछ शादीशुदा भी हैं, और शादीशुदा की बात कर रहा है कि भाई 50% लोग शादीशुदा है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन, नहीं 50% मेल्स आर मैरिड, 50% पुरुष शादीशुदा है। तो मेरे दोस्तों 4 पुरुष हैं, 4 का 50% दो शादीशुदा है। अब मेरे बच्चों बात हो रही है एक शहर की, एक शहर की। तो तय है कि उस शहर में जो 2 पुरुष शादीशुदा हैं उनकी औरतें भी तो होंगी, और वो उसी शहर में रह रही होंगी। ऐसा थोड़ी है कि 2 आदमियों की शादी हुई, औरतें कहीं और होगी दूसरे शहर में। नहीं, मानना यही होगा कि सर अगर 2 पुरुष शादीशुदा हैं तो ये हुए होंगे किससे भैया? 2 महिलाओं से, यानी महिलाओं में 2 ही महिलाएं शादीशुदा हैं, यानी 5 में 2 महिलाएं शादीशुदा है। ये अर्थ मेरे प्यारे बच्चों हमें इसका निकालना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। अब पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में क्या कह रहा है भैया? कह रहा प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, मतलब जनसंख्या में विवाहित कितना परसेंट है बताइए। तो जनसंख्या कितनी ली भैया? हम 9, और इसमें मैरिड कितने हैं? 2 तो पुरुष शादीशुदा हैं साहब, और 2 हैं जी महिलाएं शादीशुदा। तो टोटल कितने शादीशुदा हो गए जी? 4। तो कह रहा जी कितना परसेंटेज हो गया? क्योंकि जनसंख्या में शादीशुदा कितने हुए? 4/9। समझ रहे हैं ना? तो यह आया 44 सही 4/9%। पहला आंसर तो ये। दूसरा, अगली लाइन में पूछ रहा है कि प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करो, मतलब महिलाओं में विवाहित कितना परसेंट है। महिलाओं में विवाहित कितना परसेंट है? तो महिलाएं कितनी थी भैया? 5, और इसमें विवाहित कितने हैं? 2। तो कह रहा जी परसेंटेज निकाल के बताओ। तो मेरे दोस्तों 1/5 हुआ 20, 2/5 हुआ 40%। ये मेरा आंसर हो। तो प्रतिशत महिलाएं जो शादीशुदा हो 40। ध्यान देना, यहां महिलाओं में विवाहित परसेंटेज पूछा था या जनसंख्या में विवाहित परसेंटेज पूछा था। बहुत सारे ढक्कन इस बात को समझेंगे नहीं, तो ढक्कन खोलो दिमाग का और समझो। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। देखो भैया, ये है उसकी इनकम, ये है उसका एक्सपेंडिचर, और जो बचा वो बचा मेरे प्यारे बच्चों उसकी सेविंग। यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा देंगे तो बचेगी सेविंग। सवाल में कह रहा है कि भैया 60% खर्च करता है, तो 60% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी? 3/5। या चलो 100 ही लेके समझाता हूं ताकि बात समझे। कहता 60% खर्च करता है, मतलब अगर 100 रुपए कमाएगा तो 60 रुपए तो खर्च ही कर देगा। तो बचत कितनी होगी भैया? 40। आप कहें जी हाँ समझ गए। अब कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 15%, इनकम 15% बढ़ गई। तो मेरे बच्चे इनकम 15% बढ़ाओगे तो 100 का 15% 15, 15 बढ़ के हो गई 115। और कह रहा है जी खर्चा भी 15% बढ़ गया, तो 60 का 15% कितना हुआ? 15 छिके 90। भाई 60 का 15% निकाल लो। 15% की फ्रैक्शन होती 3/20, तो मन मन में निकालो भाई, 20 3 60, 3 3 9। तो खर्चा बढ़ गया 9, तो यानी खर्चा हो गया 69। अब मेरे दोस्तों वो कुल मिला के 115 कमा रहा है भैया, और खर्च कितने कर रहा है? 69। तो 115 में से 69 घटा दो यार। तो 15 में से 9 गया 6, यहां 10 में से 6 गया 4, 46। तो हम ये कह सकते हैं कि सर उसकी जो बचत है वो 46 है। उसकी बचत कितनी होगी भैया? 46 है। तो उसकी बचत पहले थी 40, अब हो गई 46, कितनी बढ़ गई? 6। एक चीज और भी ध्यान रखना, ये बात आप यहां से भी निकाल सकते थे कि भाई इनकम 15 बढ़ी, खर्चा 9 ही बढ़ा, तो 15 में से 9 खर्चा हटा दिया तो बाकी 6 क्या बढ़ जाएगी? बचत। लेकिन कह रहा है परसेंटेज बताओ, तो भाई 6 की बचत बढ़ी किस पे? 40 पे। तो 100 पे कितना? आप कहेंगे 2 तिया 6, 2 20 40, 1/20 5%, तो 3/20 15%। यानी उस आदमी की इनकम
15% बढ़े, खर्चा 15% बढ़े, तो उसकी बचत भी मेरे बच्चों 15% बढ़ जा रही है। हाँ है ना महेंद्र भाई? देखो, महेंद्र भाई ने कमेंट करे 3। पहला कमेंट किया राधे राधे, फिर लिखा बोलो तो कुछ, फिर आगे लिखा राम राम, फिर आगे लिखा महेंद्र भाई ने राकेश सर की जय हो। अरे मेरे महेंद्र भाई, मान जा, धरती पे टिक जा, पढ़ ले। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि मैं आपके कमेंट पढ़ूं और आपको एंटरटेनमेंट दूं, तो मेरे बच्चे उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। सिलेक्शन के लिए कमेंट जरूरी नहीं है। आपके डाउट होंगे वो मैं जरूर पिक करूंगा जो कर रहा हूं। दूसरा, मैं पढ़ाते हुए मैं रजनीकांत तो हूं नहीं कि यूं यूं लिखता रहूं, यूं लिखता रहूं, तुम्हारी तरह देखता रहूं, यूं यूं करता रहूं। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, हूं तो आदमी है। तो फिर मैं इधर देख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, तो इधर ही देख रहा हूं यार। तो समझा करो भाई थोड़ा। आइए मेरे दोस्तों, कहता है एक आदमी ने अपनी इनकम का 75% खर्चा किया। एक आदमी ने अपनी इनकम का 75% खर्च किया, ठीक है जी। तो भैया ये उसकी इनकम है, और ये एक्सपेंडिचर, और ये उसकी सेविंग। 75% खर्च किया तो मेरे दोस्तों 75% की फ्रैक्शन हो गई 3/4। हाँ जी, आप 100 माने तो 100 मान लीजिए, वरना 3/4 ले। 100 माइनस 75% खर्च किया तो बाकी 25% बचत किया। अब कह रहा है कि भैया उसकी इनकम 20% बढ़ गई। तो 20% बढ़ गई तो इनकम कितनी इंक्रीज हो गई? 20। और खर्चा भैया 10% बढ़ा, तो भैया इनकम हो गई 120। यही था ना? कह रहा है जी खर्च जो है उसका वो 10% बढ़ गया। तो भैया 75 का 10% मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जानता है, 10% 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 रुपए आपका खर्चा बढ़ गया। तो नया खर्चा हो गया 82 रुपए 50 पैसे, या 82.5। तो कह रहा है जी उसकी बचत में क्या होगा? तो भैया 120 में से आप क्या करो, 82.5 हटाओ। हाँ जी, 82.5 हटाओ। तो कैसे हटाएं भाई? यहाँ 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 रहा, 9 में 2 गया 7, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 11 में 60 गया 3, तो आएगा 37.5। तो नई बचत हुई 37.5। ये तो है मेरे भाई मूर्ख बच्चे के काम। जो समझदार है वो ये देखेगा कि भैया इनकम बढ़ गई 20 रुपए, समझो 20 रुपए, और उसमें से खर्चा केवल 7.5 ही एक्स्ट्रा होने लगा। तो 20 में से 7.5 हटा देंगे तो बचा कितना? 12.5। तो इसका मतलब सेविंग 12.5 बढ़ गई। हम सीधा ही निकाल लेते, हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। अब कह रहा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो भाई 12.5% की वृद्धि हुई है, और पहले बचत कितनी थी? 25। तो कह रहा है परसेंटेज बताओ। आप जानते हैं 12.5 का डबल होता है 25, तो 1/2 होता है 50%। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, जो मूर्ख बालक होगा वो क्या करेगा? वो 8,550 के साथ कुश्ती करेगा। वो क्या करेगा? वो लिखेगा कि उसकी इनकम जो है वो है 8,550 रुपए। उसका जो खर्चा है वो उसने दे रखा है कितना? 5700 रुपए। और फिर घटा के लिखेगा उसकी बचत। फिर इनके परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, 19%, 13%, उसमें बावला हो जाएगा। आपको ये सब काम नहीं करना। आपको दो चीजों पे नोटिस देना है। पहली चीज ये कि आपसे पूछा क्या है? सर परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है। जब भी आपसे परसेंटेज पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, रेशियो पूछा हो, तो कोशिश करिए कि जो यहां वैल्यू है इसकी रियल वैल्यू लेने की जरूरत ना पड़े। तो इनके बिना कैसे होगा? सर इसका रेशियो उठा लीजिए। 0 से 0 काटा, काट दिया जी। उसका 19 से कट रहा, 19 30 57 0। 19 से काटेंगे 19 चौक 76, 19 5 95। 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 30 45। यानी आप सिंपली ले सकते हैं कि इसकी इनकम 3 है भाई, तो इसका खर्चा है 2। अगर 3 में से 2 खर्च कर दिया तो बचत कितनी रही होगी? 1। इट इज क्वाइट इजी माई डियर टू टेक इट सॉल्व। अब बड़ा आसान हो गया। हाँ जी। अब मेरे दोस्त मुझसे पूछा क्या है वो बात करते हैं। कह रहा है अगर उसकी इनकम 19 नहीं, यदि आय और व्यय में 19 और 13, कहता है इनकम 19% बढ़ जाए। तो मेरे भाई 3 का 19% निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम है। 3 का 19% निकालना मुश्किल है, तो क्या करें?
इसको मान लेते हैं 300, इसे मान लेते हैं 200, इसे मान लेते हैं 100। हाँ जी, यानी अगर उसकी इनकम 300 मान लो, इसे 200, इसे 100, ऐसा क्यों? ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 300 का 19% 57, और खर्चा कितना बढ़ जाए जी? 13%। तो 200 का 13% 26। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर उसकी इनकम जो है वो 57 यूनिट बढ़ चुकी है और खर्चा मात्र 26 यूनिट बढ़ा है, तो भैया कितनी इनकम ज्यादा बढ़ी? तो 57 में से 26 घटा दोगे तो ये आएगा 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो बचत है वो मेरे बच्चों 21 यूनिट बढ़ जाएगी। बचत जो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी बढ़ जाएगी? 21 यूनिट बढ़ जाएगी। तो कह रहा है बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे 21 ही आए ना, 21 या 7वें चलिए 31 आए, 5 में 2 गया 3, 31, माफ करिए 31। तो बचत बढ़ेगी 31। तो 31 का इंक्रीज हुआ सेविंग में किस पे? 100 पे। तो परसेंटेज बताइए कितना? तो मेरी प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी, कि भैया उसकी बचत में 31% का इंक्रीज होगा। कह रहे जी एक आदमी की इनकम 13,500 रुपये और खर्चा 9,000। तो ये इनकम है मेरे बच्चों, ये खर्चा है। इनकम 13,500 है, खर्चा 9,000 है। तो सबसे पहला काम आप ये देखिए कि हमसे पूछा क्या है। तो सर हमसे पूछा है परसेंटेज चेंज। जब 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 परसेंटेज चेंज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछी जाए, तो आप एक्चुअल वैल्यू मत उठाइए, काटिए भाई। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अच्छा ये 9,000 था क्या? 2 जीरो काटा। अब भैया 45 थी 135, 45 दूनी 90। तो रेशियो आया 3:2। मतलब इनकम 3 है तो खर्चा 2, तो बचत कितनी हुई भाई? 1। 300, 200, 100। किसी भाई ने कोई लोड लगाए थे? नहीं। अब लड़ाई आगे लड़ते। अब मेरे प्यारे बच्चों आ गया है, अगर उसकी इनकम 13% बढ़ जाए तो 300 का 13% 39, और उसका खर्चा मेरे भाई 9% बढ़ जाए तो 18। तो कह रहा फिर उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो आप ये देखो यार, 39 इनकम बढ़ी, खर्चा 18 ही एक्स्ट्रा गया, तो बचत कितनी एक्स्ट्रा हो गई? मतलब इनकम कितनी एक्स्ट्रा रह गई? 21। तो जो 21 एक्स्ट्रा रही है वो भी बचत। और आप ये बात जानते हैं कि 100 पे कोई चीज ही तो परसेंटेज कहलाता है। तो आंसर होगा मेरे दोस्तों 21%। सवाल में मेरे भाई कह रहा है कि चीनी का दाम 16 से 2.3% बढ़ जाता है। तो मेरे बच्चों चीनी का दाम 16 से 2.3% बढ़ जाता है तो फ्रैक्शन हो गई 1/6। इसका मतलब जो प्राइस है वो 6 से कितना हो गया? 7। बिल्कुल ठीक है। चीनी का दाम 16 से 2.3% बढ़ जाता है, मतलब चीनी की कीमत पहले 6 थी तो अब 7 हो गई। परिवार की खपत 20% घट जाती है, और जो कंजप्शन है वो 20% घट गई। तो 20% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे बच्चों? 1/5। यानी खपत 5 थी तो 1 घट के कितनी हो गई? 4। आपने कहा सही। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, चीनी की कीमत मेरे प्यारे बच्चों 6 से 7 हो गई और खपत 5 से 4 हो गई। तो सवाल में कह रहा है कि खर्चे में परिवर्तन बताओ क्या होगा, उसके एक्सपेंस में परिवर्तन बताइए क्या होगा। मेरे बच्चों एक बात बताना, कीमत 6 से 7 हो गई तो यानी पहले 6 रुपए कीमत थी और 5 किलो लेट से चीज खरीदता था तो खर्चा आता था 30 रुपए। अब भैया 7 रुपए रेट हो गया लेकिन चीज खरीद रहा है 4 किलो, तो खर्चा आएगा 28। हाँ जी। तो कह रहा है जी खर्चे में बताओ क्या चेंज हो गया। तो खर्चा घट गया सर 2 यूनिट खर्चा घट गया, किस पे? 30 पे। तो 100 पे कितना? 2 एकम 2, 2 15 30, 1/15 होता है मेरे दोस्तों 6 से ही 2.3%। यानी उसकी खर्च में 6 से 2.3% का चेंज आ गया। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर।
मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57:1/7%। किसी सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ गई। मेरे बच्चों सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन उठा लो। 57 से 1/7% की फ्रैक्शन 4/7। फ्रैक्शन पे काम आपको ही करना है, वो मैं नहीं करूंगा अभी ये। तो भैया जो सेल है वो 7 से कितनी हो गई, 11। बिल्कुल ठीक है। और जो इसकी प्राइस है वो 16 सही 2/3% बढ़ गया। कीमत 16 सही 2/3% बढ़ गया, फ्रैक्शन हो गई 1/6। प्राइस अगर उसका 6 था तो एक बढ़ के कितना हो गया, 7। तो कहता है उसकी रेवेन्यू में फर्क बताओ क्या हुआ, यानी आय में फर्क बताओ क्या हुआ। तो मेरे दोस्त आप ऐसे समझिए इस बात को कि सर अगर 7 टिकटें बिकती थी और एक टिकट 6 रुपए की थी तो उसकी आय हो गई 42। और अगर उसकी 11 टिकटें बिक रही और एक टिकट 7 की है तो उसकी इनकम हो गई 77। सर बिल्कुल ठीक है। यानी जो रिवेन्यू 42 थी अब वो 77 हो गई। किसी भाई ने कोई लोड लगा थे नहीं। तो मेरे बच्चों उसकी रिवेन्यू कितनी बदल गई, सर 35 बढ़ गई उसकी रिवेन्यू। तो 35 का इंक्रीज आ गया मेरे प्यारे बच्चों किस पे, 42 पे। तो 100 पे कितना, तो 7×5 = 35, 7×6 = 42, 5/6। अब 5/6 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/6। तो एक होगा 100% और 1/6 होगा 16 सही 2/3%। एंड फाइनली यू विल गेट आंसर 83 सही 1/3%। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए यार, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए ये कोई नंबर है और इस नंबर को 3/5 से गुना करना था, लेकिन गुना किससे कर दिया इसी नंबर को, 7/4 से। ये गलत किया और ये सही था। ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5। अब मेरे दोस्तों मुझसे पूछा क्या हुआ, परसेंटेज चेंज, परिवर्तन पूछा हुआ है। परसेंटेज चेंज इन नंबर, ये जो नंबर है उसके अंदर प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो हमें एक बात समझनी है कि यार ये नंबर कांस्टेंट या फिक्स है। यहां पे भी वही नंबर है, यहां पे भी वही है। तो अपनी मर्जी से कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो 5 और 4 कैल्सियम क्या हुआ, 20। तो यहां ले लेते हैं 20। यानी सर हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो 20 है। जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो क्या है, 20। तो 5 को 20 से काटते 4, 4 3 12 आ जाता। 4 को 20 से काटते 5, 5 7 35 आ जाता। तो मैं यहां कहता कि यार पहले जो गिनती 12 थी अब वो 35 हो गई, मतलब कैलकुलेशन 12 से 35 हो गई। कितना इंक्रीज हुआ, 23 का। तो सर 23 का चेंज आ गया किस पे, 12 पे। तो 100 पे कितना, तो इसे लिखेंगे 12 दूनी 24, 2 - 1/12। तो देखो 12 दूनी 24, 2 - 1/12, 2 का मतलब 200%। और भाई 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। 200 में से 8 घटाएंगे मेरे भाई, क्या बचेगा, 191 सही कहीं है, ये रहा। 191 सही 2/3% मेरा राइट आंसर हो। करो करो करो। देखो यार सवाल में कह रहा है कि एक नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन गलती से इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। तो बताओ रिजल्ट में क्या कहानी, ये सही था ये गलत है। तो नंबर ऐसा मान लेते हैं जो 5 से भी कट जाए और 3 से, तो 15। 3 5 15, 5 5 25, यानी कैलकुलेशन आ गई 25। मतलब आनी चाहिए थी 25 और आई कितनी भैया, 5 3 15 9। तो आनी चाहिए थी 25, आई है 9, तो कितने की कमी होगी भैया, 16 की। तो 16 की कमी है मेरे दोस्त 25 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा मेरे दोस्त 64%। देखना भाई 16 की कमी यही है ना, तो इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। जस्ट मेक ए करेक्शन इन द ऑप्शन।
and everything is okay. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं लेबर वर्क 60 आवर पर वीक। एक लेबर है और वो जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई, टाइम पर वीक जो इन्वेस्ट कर रहा है काम करने में, वो कर रहा है 60 आवर पर वीक। एक सप्ते में 60 घंटे इन्वेस्ट करता है और उसकी जो मजदूरी है, मजदूरी जो है मेरे भाई वो है 2400 रुपए। मजदूरी है 2400 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब उसे पर घंटे मजदूरी मिलती होगी, पर आवर। पर आवर भैया उसको पैसे मिलते होंगे, तभी तो भैया कितने सप्ते में कितने घंटे काम किया, डेली के घंटे के कितने, तभी तो 2400 रुपए मिला। हाँ जी सर। तो अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो सोचो कि 2400 घंटे की कमाई उसने कर ली है कितने दिन में, ना कितने घंटे में, 60 घंटे में। हाँ जी। तो एक घंटे की कमाई क्या हुई, 40। तो हम ये लिख सकते हैं सर 40 रुपए पर आवर उसकी कमाई थी, 40 रुपए प्रति घंटे उसकी कमाई थी, 60 घंटे काम किया तो 2400 रुपए की मजदूरी उसने कमा दी। बिल्कुल ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर उसका पर घंटे सैलरी 40% बढ़ गई, पर घंटे सैलरी 40% बढ़ गई, तो पर घंटे सैलरी है कितनी भाई, 40 रुपए। और अब कह रहा है इसके अंदर 40% इंक्रीज हो गया, पर डे पर आवर सैलरी जो है इंक्रीज बाई 40%, पर आवर वेजेस। तो अगर पर आवर वेजेस 40% इंक्रीज हुआ तो 40% की फ्रैक्शन क्या हुई दोस्त, 2/5। तो 5×8 = 40, 8×2 = 16। तो यानी अब उसकी पर आवर वेजेस 16 रुपए बढ़ गई। तो पहले 40 रुपए था, अब 16 रुपए बढ़ गया भैया। तो अब हम कह देंगे कि पर आवर वेजेस 56 रुपए प्रति घंटा होगा। बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है कार्य करने का जो समय है वो 16 से 2/3% घट गया। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। किसका, 60 का। तो 60 का 1/6 निकालोगे क्या आएगा भाई, तो ये आएगा सर 10 घंटे। तो हम ये कह सकते हैं कि सर काम करने का जो समय है वो 10 घंटे घट गया। तो अब कितने बचा, 50 घंटे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि 50 घंटे वो काम करेगा और हर घंटे की दिहाड़ी मिलेगी 56 रुपए। तो पूरे सप्ते की मजदूरी कितनी हो जाएगी, गुना करेंगे सर, तो ये आ जाएगी 56 का आधा कितना हो, 2800 रुपए। गुना करेंगे ना, 50 × 56। हाँ जी। तो यानी कुल मिला के 2800 रुपए मेरे प्यारे बच्चों उसकी मजदूरी हो गई। तो पहले मजदूरी कितनी थी, 2400। अब मजदूरी कितनी हो गई, 2800। कितनी बढ़ गई भाई, 400। तो 400 रुपए मजदूरी बढ़ी है कितने पे मेरे दोस्त, 2800 पे या 2400 पे, 2400 पे। तो कह रहा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 4 एकम 4, 4 6 24, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। यानी उसकी मजदूरी की जो लागत, मजदूरी में जो इंक्रीजमेंट है वो 16 से 2/3% है। आप कहेंगे सर बात सही है, बात सही है, कुछ और बात बताओ। आओ मेरे दोस्त कुछ और बात करें। सर एक चीज आपने कही थी कि भाई अगर सवाल के आखिर में उसने कंपैरिजन पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, तो देर इज नो नीड टू टेक रियल वैल्यूज। तो हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें उस केस में रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। तो क्या करें, तो क्या करें सर, तो मेरे प्यारे बच्चे एक तरीका है। क्या, कि भाई ये बताओ कि प्रति घंटे उसकी जो मजदूरी है वो कितनी बढ़ रही है, 40%। बिल्कुल ठीक है सर। अगर 40% उसकी पर घंटे मजदूरी बढ़ रही है तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। इसका मतलब उसकी मजदूरी पर घंटे पहले 5 रुपए होती थी, तो अब 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7 रुपए। यानी यूं कह सकते हैं कि 7 रुपए घंटे अब मजदूरी होगी, पहले 5 रुपए घंटे मजदूरी होती थी। और कार्य का जो समय है वो 16 से 2/3% घट गया। कार्य करने का समय 16 से 2/3% यानी 1/6 कम हो गया। मतलब अगर वो पहले 6 घंटे काम करता था तो अब 1 घंटे कम 5 घंटे हो गया। हाँ जी। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर वो डेली 6 घंटे काम करेगा तो 5 रुपए के हिसाब से कितनी मजदूरी बनेगी, 30।
और अब अगर वो 5 घंटे काम करेगा तो 7 रुपए के हिसाब से मजदूरी कितनी बनेगी? 35। तो मजदूरी में कितना इंक्रीज हो गया? 5 का। तो 5 का इंक्रीज हुआ 30 पे, तो 100 पे कितना? 5 एकम 5, 5 30, 16 सही 2/3%। मजदूरी में 16 सही 2/3% का इंक्रीज हो गया। क्या किसी भाई को दिक्कत है? जल्दी से बताइए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये तरीका गलत है। ये तरीका गलत है। आंसर इस तरीके से सेम आ रहा है, लेकिन तरीका गलत है। तरीके में गलती क्या हो, ध्यान से समझिए। पीछे भी एक सवाल आया। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल दिया आपको, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, कि यार एक आदमी है और वो अपनी इनकम का, बड़े ध्यान से समझना, वो अपनी इनकम का, उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है। इनकम 15% बढ़ जाती है, खर्चा भी 15% बढ़ जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ उसकी सेविंग में क्या चेंज होगा? बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा और कितना परसेंटेज चेंज होगा? तो अगर आप इसी तर्ज पे काम करेंगे तो आप ये कह देंगे कि इनकम 15% बढ़ गई, तो 15% का मतलब 3/20, यानी इनकम 20 थी तो 3 बढ़ के कितनी हो गई? 23। और खर्चा भी 15% बढ़ गया, तो 15% तो यानी 20 से कितना हो गया? 23। तो भैया 20 ही कमा रहे थे, 20 ही खर्च कर रहे थे, तो बचत 0 थी। अब 23 ही कमाया, 23 ही खर्च किया, तो बचत 0 हो गई। ऐसे तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज है ये इनिशियल रेशियो मेंटेन करना। आपको याद होगा ये सवाल जब कराया था तो उसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी अपनी इनकम का 20% खर्च करता है। तो 20% की फ्रैक्शन आप लेते 1/5, या यूं कहते हैं कि भाई 100 रुपए कमा रहा है तो 20 खर्च कर रहा है ना, 80% था कि 80% खर्च कर रहा है। तो 80% यानी 80 का खर्चा कर रहा है, तो बचत कर रहा है 20 की। हाँ जी, यानी ये रेशियो जरूरी था। अगर आप इस रेशियो को भूल जाएंगे तो नहीं होगा। अब 15% इसका निकाले, 15% इसका निकाले, तो आपका आंसर सही आएगा। मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जो उसने बेसिक आइडेंटिटी दी है ना, उसको इग्नोर मत कर देना सवाल में, उसको रखना जरूरी है। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल की बेसिक आइडेंटिटी क्या थी? कि भाई 60 घंटे हर वीक काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, 60 घंटे काम कर रहा है और 2400 रुपए उसकी मजदूरी आ रही है पूरे सप्ते की। तो यहां से अगर आप काटोगे तो आप देखोगे 60 × 40, 60 × 40, 2400 रुपए आया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 60 × 40 क्या आया? 2400। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को यहां पे? तो हमें यह देखना होगा कि यार ये रेशियो मेंटेन करना होता है, 20 30 60, 20 दूनी 40, तब जाके वो सारी कहानी सेट होती है। एम ही मत कर देना कोई भी चीज। एक दो और एग्जांपल लेके इस बात को समझाता हूं, रुको। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।